हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। हम लोग इसको लेके जो अभी हमारे देश में तमाम किस्म की भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको दूर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसके इतिहास से लेके वर्तमान तक क्या क्या चीज़ें हुई उसको देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या केसेज हैं जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को डायरेक्ट किया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ लाओ, जिसके अंतर्गत हम लोग शाहबानो केस, सरला मुदगल केस, सायरा बानो केस को देखने वाले हैं। हमारे संविधान में कहाँ पे इसके लिए प्रोविज़न है उसे देखेंगे। गोवा की बात होती है बार बार कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, क्या सच में वहाँ पे पूर्ण रूप से लागू है, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जितने स्टेक होल्डर हैं, जैसे इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इन्हीं को लेके बात होती है। इन्हीं के पर्सनल लॉज को लेके बात होती है कि ये हटाया जाना चाहिए, ये उसमें खामियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, जिसको लेके समान नागरिक संहिता आने वाला है। तो हम लोग उन खामियों को देखेंगे और उस पर बात करेंगे। हम लोग जो 21वां और 22वां विधि आयोग है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या बात करता है वो देखेंगे। यूसीसी के पक्ष, विपक्ष और इसकी चुनौतियां क्या हैं लागू करने, इसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है, समान, एक जैसा। सिविल का मतलब है कि सिविल के अंदर क्या क्या आते हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या गोद, संपत्ति, भरण पोषण, ये मामले सिविल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही कानून है, यही सभी में अलग है? हाँ, यही अलग है। इसके पहले जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो है सभी धर्मों में एक जैसा लागू होता है कि ये नहीं है कि मुस्लिम दंड कुछ करेगा तो उसके लिए कुछ लागू होगा, या फिर सिख के लिए कुछ, पारसी के लिए कुछ, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सब है क्या, क्या क्या खामियां हैं उनके बारे में देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास की। थोड़ा सा अगर इतिहास में चलें, जब अंग्रेज आते हैं, बात है 1813 का। जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें पहली बार आप लोग देखते हैं कि 1 लाख रुपए दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए, और पहली बार जो मिशनरियां हैं उनको धर्म में या कहें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है आज्ञा दे दी जाती है। उसके बाद से आप लोग 1813 के बाद से देखेंगे कि 1827 हुआ, 1830 हुआ, जहाँ पे सती प्रथा खत्म किया जाता है या कहें बाल विवाह पर रोक लगता है। तो धीरे 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 जो हमारे धर्म में जो खामियां हैं अंग्रेज उनको दूर करना स्टार्ट करते हैं। उसी समय जिस समय धर्म में कुछ कुरीतियां थी जिन्हें दूर करने का काम किया जा रहा था, जैसे सती प्रथा जैसी कुरीतियां कि अगर किसी का हस्बैंड की अगर डेथ हो जा रही है तो वहां पे महिला को जलाया जा रहा है या जल के वो मरने को मजबूर की जा रही है। ठीक है, तो ऐसी कुरीतियां दूर हुई। लेकिन इसको लेके एक अगर आप देखेंगे जो 1857 का विद्रोह होता है या कहें 1857 की जो क्रांति होती है, वो अंग्रेज कहीं ना कहीं जो धर्म में हस्तक्षेप हुआ उसको भी जिम्मेदार मानते हैं। जो 1858 का जो महारानी का समझें कि एक प्रकार से आदेश आया या कहें 1858 का जो एक्ट आया, उसमें फिर से जो हमारे धर्म में हस्तक्षेप या कहें जो हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, अब उन पे काम करना वो लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो कैसे कैसे चीज़ें चली, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी, जैसे एज को लेके शारदा एक्ट आप पढ़ते हो 1929 का, वो सब हुआ। अब बात करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपने 2-3 केसेज में इसको लेके बोल चुका है कि आप लोग कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसा लाओ। ठीक है, तो केस पे बात करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ पे है और यह किस किस बात की चर्चा करता है। यह हमारे देश में, जैसा हम लोग डीपीएसपी टॉपिक पढ़े तो उसमें आर्टिकल 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44 यह बोलता है कि जो राज्य होगा, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, वह भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड का निर्माण करेगा। ठीक है, यह कहाँ पे है, आर्टिकल 44 में। अब बात करते हैं कि इसका जिक्र अगर हम देखें प्रस्तावना में देखें कि वो एकता अखंडता की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, वहाँ पे भी है। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है ऐसे कानून जो हमारे संविधान लागू होने के पहले या बाद के हैं, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हों, उनको जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें कि जैसे आर्टिकल 15 है, वो बात करता है ना कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन। अब यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग भी आप विवाह में देखोगे महिलाओं के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। आप रिलीजन के बेस पे तो ये चीज़ें देखोगे ही।
ठीक है। तो आर्टिकल 13 बात करता है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है, यह बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 जो भी हमने कहा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर और रिलीजन। आर्टिकल 21 क्या बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है एंड राइट टू लाइफ की बात करता है। क्या हम यहाँ पे लड़कों के समान लड़कियों को भी वही हक मिल रहे हैं, ये भी देखेंगे। आर्टिकल 25 बात करता है धर्म की स्वतंत्रता का, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसकी बात करता है। 26 उसके प्रबंधन की बात करता है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देता है कि वो अपने धर्म, संस्कृति, इन सब का संरक्षण कर सकें। और उसके साथ में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी भी देखे थे ना। फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है, वो बोलता है ना कि ऐसी प्रथाओं का, फंडामेंटल ड्यूटी का 5वें नंबर का याद आ रहा है, 5 वाइफ, वो क्या बोलता है कि ऐसी प्रथाएं जो कि किसी स्त्री के गरिमा के विरुद्ध हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे संविधान में कहाँ पे है। अब बात करते हैं कि पर्सनल लॉज के अंतर्गत आते क्या हैं, वो देखेंगे और थोड़ा सा केसेज भी देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे पहला केस जाता है साहबानो केस। या तो इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं जिससे आप लोग समझ जाएं कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, इन सब को लेके क्या क्या विवाद हैं। तो इसके बाद आप लोग केस भी समझ में आ जाएगा, पक्ष विपक्ष ये सब भी हम लोग देख लेंगे। बात करते हैं विवाह की। जब हमारा देश आज़ाद होता है, या कहें अगर अंग्रेजों के टाइम पे, जैसे मैंने कहा सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, नरबली, ये सब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन अगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय एक तरफ तो एक धड़ा हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, इन्हीं दो में बेसिकली अगर देखें विवाद तब भी था, अब भी इन्हीं दो को लेके विवाद है। कुछ लोग तो अपने राजनीति के चक्कर में, कुछ लोग वैसे हिंदू मुस्लिम बस करते रहते हैं। इसमें जो नुकसान होता है वह होता है आम नागरिकों का, ठीक है, शोषण उन्हीं का होता है। तो बात करते हैं विवाह का। देखो, जो हिंदू का है, उस समय जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये एक रखा था अपने मैनिफेस्टो में कि जब अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा, या कहें कि जो हिंदुओं के अंतर्गत जो ऐसी ऐसी बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो उसी के बेस पे वो जीतते हैं, या कहें उसके बेस पे, या कोई भी बेस हो, लेकिन उनको एक आधार मिल जाता है कि जनता ने अगर मुझे जिताया है तो उसमें एक ये भी है। तो उस समय ये हिंदू मैरिज एक्ट लेके आते हैं 1955 का, स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आते हैं 1954 का। लेकिन ये सब किसके लिए है, हिंदुओं के लिए है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये तो हिंदुओं के लिए हो गया। अब बात करते हैं मुस्लिमों की, ठीक है। वैसे हम हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सभी की बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से किसी को देखने से अच्छा है कि हम लोग पहले कमियाँ देख लें कि क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तो जैसे मुस्लिमों में है वो है 4 विवाह का। अगर एक हस्बैंड है, वो अगर एक शादी उसकी पहले से हुई है, अगर हिंदुओं में देखेंगे विदाउट तलाक के वो लोग दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा कुछ नहीं है, वह 4 विवाह तक कर सकते हैं। अगला है निकाह हलाला। आप लोग इसे देखे होंगे, जिसे लेके अभी एक निदा करके कोई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में केस भी किया था, या कहें 2017 में जो हम लोग सायरा बानो केस पढ़ते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो मुस्लिम विवाह के अंतर्गत जो ऐसी चीज़ें हैं उनको जो है उनको सही किया जाए। निकाह हलाला होता क्या है इसको देख लेते हैं। निकाह का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, निकाह मतलब शादी, हलाला का मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है। इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर जो मुस्लिम महिला है, अगर उसका पुरुष या कहें उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है, तो उसको फिर से उसके पास में आने के लिए किसी गैर मर्द या कहें किसी दूसरे पर्सन से शादी करानी होती है। अभी कुछ टाइम पहले आप लोग देखे होंगे ना, यूके में एक वेबसाइट वो हुआ था कि वहाँ पे जो है निकाह हलाला के लिए वेबसाइट बनाया गया था कि आप उनको पैसे दो, वो आपको हस्बैंड प्रोवाइड कराते हैं, और उसके साथ में सारी चीज़ें शादी के बाद जैसे रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत यही आता है ना, रिलेशनशिप भी बनाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर उसको पवित्र माना जाता है। यानी कि कहें किसी स्त्री को अगर तलाक के बाद अगर उसको पवित्र करना है तो उसको हलाला से गुजरना पड़ेगा, या कहें निकाह हलाला से, ठीक है। तो ये किस में है, उसमें नो डाउट ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। और यह जैसे अगर देखें कि बहुत मुस्लिम यहाँ पे बोल भी सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं 20 से 21% हैं टोटल इंडिया में मुस्लिम। आप लोग कितनों की संख्या आप लोग ऐसे काउंट करते हैं। अगर धर्म में कोई चीज़ अगर बुराई है तो उस पर बात होनी ज़रूरी है। तो ये निकाह हलाला का हो गया। अगली बात करते हैं शादी की।
जो उनमें शादी की एज है वो लेते हैं पवर्टी की। पवर्टी किसे बोलते हैं? यवनावस्था। आप लोग जानते हैं कि लड़कियों में जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड का या कहें जो पीरियड का आना जब से स्टार्ट होता है उसी समय पवर्टी की एज उनकी मान ली जाती है। जैसे शायद 13 या 14 साल के आसपास पीरियड्स उनके स्टार्ट होते हैं तो उसी को लोग शादी की एज मान लेते हैं। सोचो कि अगर इतने कम समय में किसी लड़की की शादी हो रही है तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग रेप का पढ़ते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें क्या है 18 साल से कम की लड़की की शादी की बात होती है। लेकिन अभी जैसे हम लोग जया जेटली कमीशन बनी थी ना, उसने क्या बोला कि महिलाओं की जो शादी की एज है वो 18 से 21 साल की जाए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिया जा रहा है 13, 14, 15, ठीक है, सिर्फ पवर्टी की एज ली जा रही है। तो ये भी तो खामी ही है ना। अगर छोटे उम्र में किसी बच्ची की शादी हो रही है, ठीक है, वो बच्ची ही है, अगर कल को फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उससे कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं, मेंटल से लेके जो बच्चा उसकी पेट में है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं तलाक को लेके क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर हिंदू में देखेंगे तलाक को लेके 6 माह का वो है। अच्छा, यहाँ पे अगर विवाह को लेके शादी की ही बात करें हिंदुओं में तो वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट आया था कि वो 18 साल लड़की की एज होनी चाहिए और 21 साल किसकी एज होनी चाहिए? लड़के की। लड़की जो है किसी भी धर्म का हो, लड़का किसी धर्म का हो, वो दूसरे धर्म में जाके शादी कर सकते हैं, इवन दूसरी कास्ट में कर सकते हैं। इसके लिए जो है गवर्नमेंट पैसे वगैरह भी देती है, 1.5-2 लाख रुपए देती है, ठीक है। अब काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे। खैर वीडियो देख लो उसके बाद जाके खोजना। खैर तो ये हो गया। अगला है कि अगर जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो भी 18 साल की बात करता है। ये दोनों जो है हिंदू पे लागू होते हैं। अब बात करते हैं तलाक की। तलाक हिंदुओं में जो है 6 माह का लिया जाता है कि अगर दोनों के बीच तलाक वो करना है 6 महीने तक वो दूर रहेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। ईसाई में क्या लिया जाता है? 2 साल का। अब आप सोचो कि अगर किसी को तलाक लेना है, 2 साल का इतना लंबा टाइम उसको दिया जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार से मेंटली टॉर्चर करना ही हुआ कि अगर कोई महिला किसी के साथ में इतना परेशान है या कहीं पुरुष परेशान है, फिर भी उनको जो है 2 साल तक जो है 2 साल तक उनको तलाक का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, तो समझो एक प्रकार से टॉर्चर ही है। मुस्लिमों का आप लोग देखे थे कि इसके पहले ट्रिपल तलाक का था, जो कि सायरा बानो केस से ही उसको हटाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराधिकार का। उत्तराधिकार, हिंदू महिला किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। मुस्लिम महिला में ऐसा नहीं है, मुस्लिम महिला किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये है। संपत्ति का अगर हम देखें, जो मुस्लिम है, ये मुस्लिमों में ये अच्छा था कि उनके पर्सनल लॉज या कहें कि उनका धर्म जो है लड़कियों को संपत्ति में अधिकार पहले से दे दिया था। और अगर हिंदुओं में बात करें कि जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट आता है या कहें सक्सेसर एक्ट आता है, उसके थ्रू उनको जो है हिस्सा दिया गया। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से अगर देखें जो बराबरी का वो दिया गया वो 2005 में आके दिया गया कि जो हिंदू लड़कियां हैं या कहें कि वो जो है अपने बाप के संपत्ति में बराबर का हक रखती हैं। वो हो गया। बात करते हैं पारसियों की। पारसियों में संपत्ति को लेके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं का मतलब इतना सा है कि अगर कोई पारसी लड़की है वो गैर पारसी से अगर शादी कर लेती है तो उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। तो यह है पारसियों में। अब बात करते हैं भरण पोषण मेंटेनेंस को लेके, ठीक है। तो जैसे अपने हिंदू में अगर देखें, हिंदुओं में है कि भरण पोषण का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी उनको गाइड करते हैं या कहें जितना मुआवजा देने की बात करते हैं वो उनको दिया जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर देखें, आप लोग शाहबानो केस में देखे थे कि शाहबानो केस अभी आगे देख लेते हैं, वहाँ पे इद्दत तक देने की बात होती थी, जहाँ पे 3 ल्यूनर मंथ का लिया जाता है। 3 ल्यूनर मंथ किसे बोलते हैं? हार्डली अगर देखें तो 90 दिन का होता है। तो इतने दिन तक ही उनको भरण पोषण का वो था, या इकट्ठे जो उनमें दिया जाता है वो दे देते हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केसेज का कौन कौन से केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ आना चाहिए। यह बात है 1985 की। उस समय सरकार होती है राजीव गांधी की। तो वहाँ पे एक केस जाता है शाहबानो का, ठीक है। शाहबानो केस में ये होता है कि ये इनका पति इनको तलाक दे देता है और ये भरण पोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो बोलता है कि इनको भी भरण पोषण का यानी कि मेंटेनेंस का राइट है और इनको भी दिया जाना चाहिए। और धारा 185 जो भी बात करता है कि अगर ऐसा मेंटेनेंस अगर उसको नहीं दिया जा रहा है तो धारा 125 जो है उस पर यानी कि इसके अंतर्गत उस पुरुष को दंड का अधिकार भी है, ठीक है।
तो ये केस गया। लेकिन उस समय जैसे ये केस होता है तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और वो अलग अलग स्टेट में हारना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो है डर के, या कहें डर के ही यार, ठीक है, डर के वो जो है एक कानून लेके आती है और वो बोलती है कि धारा 125 जो है यह जो है इसको खत्म कर दी, बोली कि ऐसा सजा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद आप लोग देखते हैं फिर राम मंदिर का ताला खुलवाना, ये सब पॉलिटिकल हो जाएगा। खैर अपने को यहीं तक इसको रखते हैं। अगली बात है सरला मुद्गल केस का। अब सरला मुद्गल केस 1995 में जाता है। यह बात है कि जैसे उस समय हुआ ये कि जब हिंदुओं को, या कहें जब हिंदू लड़कों को पता चलता है कि अच्छा मुस्लिमों में 4 विवाह का वो है, तो समझो कि वो भी जो है बोले कि अब क्या करें, चलो 4 शादियां करते हैं। तो उसके लिए वो धर्म परिवर्तन करने लगे। अब बार बार वो धर्म परिवर्तन करके 4 शादियों के माजरे में फंसना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो जो है जैसे एक हिंदू था तो वो दूसरी विवाह कर लिया अपनी पहली पत्नी के होते हुए। उसको लगा कि मुझे भी ये राइट होना चाहिए। अब उसकी वाइफ चली गई सुप्रीम कोर्ट, वो बोली कि देखो अभी मैं हूँ लेकिन मेरी पति ने दूसरी शादी कर ली है और इनको जो 494 है, ठीक है, धारा 494, इसके तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, बोला कि अगर आपकी पहली पत्नी है और आप धर्म परिवर्तन करके जाके आप दूसरी शादी करते हो तो आपको जो है इसके तहत आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, जब तक आपकी पहली शादी नहीं खत्म हो गई है, यानी कि आप तलाक वगैरह नहीं ले लिए हैं तब तक ऐसा लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं सायरा बानो केस का। सायरा बानो केस, जिसे आप ट्रिपल तलाक केस के नाम से जानते हैं, यह 2017 का केस है। इसके अंतर्गत 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया, जिसे आप लोग तलाक़ बिद्दत के नाम से जानते हैं। उसमें होता ये था कि चाहे मोबाइल पे जैसे कोई एक मुस्लिम या कहें हस्बैंड है उसका, तो वो फ़ोन करके बोला तलाक तलाक तलाक, तो इसको ही तलाक मान लिया जाता था, ठीक है। तो ये तो नो डाउट कि ये गलत था, ठीक है। तो 3 तलाक का मुद्दा। अगला है फिर उसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक जो है मुस्लिम विवाह के लिए जो है इसमें जो गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार कुछ करे। तो ये तो 3 केस पढ़ा हमने। तीनों केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलती है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें खामियां हैं। जैसे 1937 का जो मुस्लिमों का है ये पर्सनल लॉ, उसके तहत ये लोग गाइड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसका पक्ष है विपक्ष है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको लेके हमारा विधि आयोग क्या कहा। 21वां विधि आयोग बोला कि ऐसे किसी कोड की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। 21वां विधि आयोग मना कर दिया। 22वां विधि आयोग अभी जो है, जो कि ऋतुराज अवस्थी जी के नेतृत्व में बना है, उसने अभी प्रस्ताव या कहें मत मंगवाए हैं कि जो हमारी जनता है वो जाके अपना अपना मत दे, जिससे जो है उसमें सहूलियत मिल सके कि थोड़ा उस पर भी वो विचार करेगी। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि यह कहीं पे लागू है। हाँ, गोवा में लागू है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। हम लोग बस इतना पढ़ते हैं ना कि गोवा भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहाँ भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। एक्चुअली बात है 1961 का, जब आप लोग ऑपरेशन विजय के नाम से देखते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ये हम लोगों ने किया था ना यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, कि पुर्तगाली सबसे पहले आए लेकिन सबसे बाद में गए थे। वो भी जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था हमारी सेना के द्वारा, तब तो वो खाली करते हैं। लेकिन उस समय 1961 में ऑपरेशन विजय चला के हम लोग गोवा को अपने मतलब कि भारत में सम्मिलित करते हैं। वहाँ पे जो एक पुर्तगीज जो कोड था तो उसी को लागू किया जाता है। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विवाह तलाक इन सब को लेके होता है, लेकिन वहाँ पे भी अभी खामियां हैं। उसके अंदर भी है, जैसे अगर 25 साल की अगर कोई लेडी है या कहें कि कोई औरत है और उसकी शादी हो गई है और बच्चा उससे पैदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे होता ये है कि पुरुष को दूसरी शादी करने की अनुमति है। तो ये भी देखते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं कि इसके पक्ष विपक्ष की। पक्ष में क्या, यह अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ आता है तो ये क्या करेगा कि भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करेगा, जो कि हमारे प्रियम्बल में है। लैंगिक न्याय की बात करेगा, ठीक है, कि जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये उसको भी सुनिश्चित करेगा, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है। आर्टिकल 15 हम लोग कर ही चुके हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड की बात करता है जेंडर के आधार पर। तो ये लैंगिक न्याय की बात करेगा। समानता, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है तो जो कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत है, अगर ये आएगा तो समान ये भी लागू होगा। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म की। यह जो है, जब हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि
कोई हमारे देश में अलग अलग टाइप के तो धर्म होंगे, लेकिन जो हमारे कानून हैं ये हैं, इनको पंथ निरपेक्ष बनाना है, जिससे हमारा देश चलना है या कहें हमारा संविधान चलना है। अगर वहाँ पे सेक्युलरिज्म जैसा टर्म है और हमारा देश जो है पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये भी तो गलत है ना। अब बात करते हैं इससे क्या होगा, न्याय में तेजी होगा। जैसे कई जगह ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान के चलो कि जैसे अगर कोई एक मुस्लिम औरत है, उसकी बात करते हैं कि अगर उसकी एज है 13 साल की, 13 से 14 साल की, और उसकी शादी हो गई है, हिंदुओं में है कि वो 18 साल से कम की अगर कोई अगर लड़की है उसके साथ में अगर कोई संबंध भी बनाता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन इधर 13 साल की लड़की का जिसकी शादी हो गई वो रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, उधर वो रेप की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। और भरण पोषण इन सब में कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो जिससे क्या होता है, न्याय में देरी होती है कि 8 साल 10 साल तक चल रहा है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। न्याय में तेजी, कानून इससे सरल होंगे, जो कि अलग अलग धर्म के लिए इतने सारे कानून हैं, एक कानून आएगा तो नो डाउट कि सरल ही होगा। इससे आधुनिकीकरण होगा, ठीक है, यानी कि जो जो खामियां अगर उनको दूर किया जाता है तो इससे नो डाउट कि ये भी होगा। जब हम बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, ठीक है, तो गंगा जमुना तहजीब का मतलब क्या होता है कि हैं गंगा अलग है जमुना अलग है, लेकिन तहजीब उनका एक है कि देख रहे हैं कि उनका काम क्या है, बहना है, लोगों को शीतलता प्रदान करना है, ठीक है। जब अगर हम इसकी भी बात कर रहे हैं तो ऐसे कैसे चल सकता है कि वहाँ पे उनके कुछ अलग लॉज हैं, हमारे कुछ अलग लॉज हैं। इससे क्या होगा, इससे सांप्रदायिकता ये सब चीज़ें बढ़ना ही है, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो उसके लिए भी यूसीसी जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसके विपक्ष या इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो उसकी बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वह हमारा जो संविधान है वो बात करता है, जिसमें आर्टिकल 25 आप लोग पढ़े थे ना, धर्म की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत 26 है। 25 क्या बोलता है कि हमें कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। 26 उसके प्रबंधन की बात करता है, तो इससे किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना, ये वो उसके बारे में बात करता है। यह बात करता है आर्टिकल 29-30 किसकी बात करता है, अल्पसंख्यकों के राइट के। जैसे कि आर्टिकल 29 आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या आता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म संस्कृति इन सबको बढ़ावा देने का हक होना चाहिए, तो ये उसकी बात करता है। तो ये एक प्रकार से जो उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता है कहीं उसको तो बाधित नहीं करेगा। पारंपरिक प्रथाएं, जैसे एसटी को देखोगे, एसटी की बहुत सारी, जैसे नॉर्थ ईस्ट अपना देखोगे तो उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, जिनको अगर उनमें हस्तक्षेप करते हैं तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये हो गया एसटी। और भी अलग राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये भी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है कि सुप्रीम कोर्ट 1985 में जब पहली बार ऐसा करना स्टार्ट करता है, उसके बाद गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए ऐसी चीज़ें कभी करना ही नहीं चाहिए। तो अगर एट प्रेजेंट में देखोगे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके अगर मैनिफेस्टो में आप भी देखोगे 2019 में, तो उसने यूसीसी लागू करने की बात की थी, ठीक है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, जो अभी इस पर बात चल ही रही है। आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य भी इसको लेके अलग अलग कदम उठा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जो कि शायद पूरी तरीके से पूरी तरीके से बन भी गया है, शायद कुछ टाइम में आप लोग देखें लागू भी हो जाए। लेकिन क्या ये सही रहेगा कि हमारे 28 स्टेट हैं तो हर एक स्टेट अपने अलग अलग जो है यूसीसी को भी लेके आए, तब ये कैसे बन सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार को ही चाहिए कि एक बार में सारी बातों पे सारे राज्य से परामर्श लेके सारे स्टेक होल्डर को शामिल करके ऐसा कोई कानून लेके आए। अगली बात करते हैं वोट बैंक या राजनीतिकरण की। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सभी को पता है कि इसके अंतर्गत आएगा क्या, और ये अच्छा ही है। अगर किसी धर्म में कोई बुराई है उसको दूर किया जा रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, और जैसे कहें कि हर एक मुद्दों का अपने यहाँ जो राजनीतिकरण होता है, जैसे आप किसान मुद्दे में देखे होंगे या अलग अलग जो मुद्दे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा की भी कमी है, जागरूकता की भी कमी है। लोग इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उनको अगर बात करें कि उनके राइट्स क्या हैं वो भी अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। तो शिक्षा और जागरूकता भी कमी है कि कोई भी कानून आता है तो उसको लेके हंगामा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप सीए वगैरह वाले मुद्दे में देखे होंगे कि वहाँ पे सीए आया, भले ही वो जो है किसी की नागरिकता लेने का वो कानून नहीं था, हमारे गृह मंत्री कई बार उसको बता चुके, लेकिन फिर भी लोग जो है उससे ऑफेंडेड फील हुए, और जो है आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे तोड़ फोड़ या ये सब चीज़ें चली। तो शाहीन बाग का आप लोग केस जानते होंगे। अब बात करते हैं इसके कार्यान्वयन की। जब इस पे बात आती है, हमारे यहाँ कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून बनते हैं क्या वो लागू भी हो पाते हैं?
ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि इसके पहले कितने अच्छे अच्छे कानून आए, जैसे ट्रिपल तलाक का अगर ले, क्या ट्रिपल तलाक के केसेज उसके बाद नहीं आ रहे हैं, उसके बाद से बल्कि केसेज और भी बढ़ गए। तो कार्यान्वयन की सबसे बड़ी समस्या है, और वैसे भी जब तक न्याय में देरी होती रहेगी, ठीक है, तब तक ये चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। अगर कोई अगर गलती करता है, उसको पनिश अगर कर दिया जाता है तो दूसरे लोग हतोत्साहित होते हैं, लेकिन अगर उसमें न्याय में ही देरी होगी, लोगों को सज़ा ही देर से मिलेगा, तो लोग और ज़्यादा क्राइम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो समस्या है कार्यान्वयन की समस्या है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, सांप्रदायिक दंगे या फिर ऐसी कोई घटनाएं ना हो। तो हमें सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके जो भी धर्मगुरु हैं उनको एक मेज पे बुलाना चाहिए और उनसे जो है विचार विमर्श किया जाना चाहिए, और जिससे वो अपने अपने धर्म के लोगों को शिक्षित करें कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे आप लोग जो है भारत से बाहर जा रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो या आपके धर्म में डायरेक्टली कोई हस्तक्षेप कर रहा है। नहीं, आपके धर्म जैसे आपके रीति हैं कि आप शादी, जैसे हम लोग शादी कैसे करते हैं, अग्नि के फेरे लेके करते हैं। आप लोग शादी करते हो, जैसे मुस्लिम शादी करते हैं, वही काजी के उपस्थिति में काजी की उपस्थिति में क्या वो लोग बोलते हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर ईसाई को करना है, वो लोग कैंडल दिखा के वैसे वो लोग कर रहे हैं। तो जो उनके रीति रिवाज हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन जो खामियां हैं उनको दूर करने की बात की जा रही है। तो ये जो धर्मगुरु हैं ये लोगों को शिक्षित करें, लोगों को बताएं। तो पहला ये हो सकता है। दूसरा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा करे कि अगर ये नहीं भी ला रही है तो क्या करे कि जैसे आप देख रहे हैं कि मुस्लिम में जो कमियां हैं, या कहें कि इधर ईसाई, पारसी, इन सब में जो खामियां हैं उनको दूर कर दे, फिर बाद में लेके आए कानून। तो ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें संतुलन लाने की बात करें, जो भी करे वो संतुलित हो, कि उससे ट्राइब ऑफेंडेड ना हो या किसी भी धर्म के लोग उससे ऑफेंडेड ना हो। और अगला जो हो सकता है समाधान इसका, वो क्रमिक रूप से हो, कि धीरे धीरे किसी चीज़ को लागू किया जाए। जैसे 3 तलाक हटाया गया, वैसे अगला कोई और चीज़ हो सकता है, जैसे जो ये शादी की प्यूबर्टी की एज को वहाँ पे माना जाता है उसको किया जाए। जो ईसाई और पारसी में है इनको दूर करने की बात की जाए। तो ये क्रमिक रूप से किया जाए, यह भी एक इसका समाधान हो सकता है।